Hello and welcome to the Civil Study Cafe. You're watching the MPPSC Mains Answer Writing Discussion Series with Civil Study Cafe. नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी कैफे में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं 2018 का पेपर 1 और 2018 का पेपर 2 और 2018 का पेपर 3 का सेक्शन ए पूरा का पूरा फुली हम कवर कर चुके हैं उसमें अभी हम कवर कर चुके हैं 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस, 6 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस और साथ ही साथ में हम कवर कर चुके हैं 15 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस। ओके गाइज, तो आपने अगर ये वीडियो सीरीज नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और 15 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस, 6 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस और 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस प्लेलिस्ट में अलग अलग मैंने सेपरेटली दे रखा है, तो आप वहाँ पर जाकर पूरा का पूरा कंप्लीट इसको कर सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कवर कराने जा रहा हूँ 2018 का सेक्शन बी का 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, विमुद्रीकरण का क्या अर्थ है ना। देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 लाइन में इसको कवर करना है। 2019 का जो पुराना मॉडल है हमारा मेंस का, मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ। जो नया मॉडल है 2020 का, ठीक है, 2020 के नए मॉडल में ये है कि आपको एक ही लाइन में ये कवर करना होगा। तो हम अभी पुराने फॉर्मेट को यूज़ कर रहे हैं, सो डोंट माइंड। ओके, सो लेट्स बी स्टार्ट। विमुद्रीकरण का क्या अर्थ है। देखिए विमुद्रीकरण का मतलब क्या है। डिमोनेटाइजेशन जब हुआ था, आपको पता होगा है ना, डिमोनेटाइजेशन 2016 में जब किया गया था। देखिए आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं अपने आंसर को 1 या 2 लाइन में। काला धन है ना, काले धन व नकली मुद्रा के प्रभाव पर नियंत्रण हेतु प्रचलित मुद्रा को अमान्य है ना, अमान्य घोषित कर दिया गया था और नई मुद्रा जारी करना है ना। तो इस प्रकार से मैंने शॉर्ट में इसको दे रखा है। आप चाहें तो इस टाइप से भी इसको डाल सकते हैं। अदरवाइज अगर हम बात करें तो देखो, आपको पता होगा जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो 500 और 1000 के नोटों का विमुद्रीकरण हुआ था, जिसको हम नॉर्मल भाषा में नोटबंदी हम बोल देते हैं, है ना। जो गली की भाषा होती है वो एक तरह से नोटबंदी है ना। इसको अगर हम इकोनॉमिक्स के लिहाज से हम बोलें तो उसको विमुद्रीकरण बोल देते हैं, और वैसे बोले तो हम इसको डीमोनेटाइजेशन भी कह सकते हैं। आपको पता होगा 8 नवंबर 2016 को है ना, रात 8:30 बजे है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक है ना अनाउंसमेंट किया था, और जिसमें बोल दिया था कि अब 500 और 1000 के नोट सब नहीं चलने वाले हैं। तो लोगों में थोड़ा अफरा तफरी मच गई थी और वो परेशान हो गए थे काफ़ी ज़्यादा। तो इस प्रकार की कुछ चीज़ें थी विमुद्रीकरण। तो उसी अर्थ में आपसे पूछा है कि विमुद्रीकरण का अर्थ क्या होता है, यानी डिमोनेटाइजेशन क्या है। तो डिमोनेटाइजेशन का मतलब सीधे सिंपल ये है कि जब ऐसा लगता है कि नकली नोट और काला धन जो है उसका काफ़ी प्रसार बढ़ गया है, तो उसको कहीं ना कहीं कम करने के लिए उसको जो पुराने नोट जो होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है। बंद का मतलब उनको अमान्य घोषित कर दिया जाता है, यानी कि वो चलते नहीं है, फिर हम उनका यूज़ नहीं कर सकते हैं, और उसकी जगह पर हम न्यू करेंसी जो है वो हम मार्केट में लेके आते हैं, है ना। तो ये तो होता है विमुद्रीकरण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो आपसे पूछ रहा है वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि जीएसटी, है ना। जीएसटी से आप क्या समझते हैं, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी से आप क्या समझते हैं। ठीक है, देखिए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है नॉर्मली, ये आपको पता ही होगा, है ना। आपको पता होगा स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा आर्थिक सुधार इसको बताया गया था, है ना। हालांकि इसके अपने कुछ चैलेंजेस हैं, वो पहले भी थे, और जब इसको लाया नहीं गया तो उससे पहले भी जो काफ़ी इकोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने भी बताया था कि इसके काफ़ी चैलेंजेस भी हैं, लेकिन और अभी भी इसके कुछ चैलेंजेस बने हुए हैं, लेकिन सरकार का जो इंटेंशन था वो सही था, गलत नहीं था। ठीक है, तो इसमें आप नॉर्मली ये यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बता दिया है। इसमें ये लिखा हुआ है, एक प्रकार अप्रत्यक्ष कर है ना। जीएसटी जो है अप्रत्यक्ष कर है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार है ना, राज्य सरकार के कर शामिल होते हैं, यानी कि सेंटर के भी होते हैं और स्टेट्स के भी उसमें टैक्सेस जो होते हैं वो दोनों शामिल होते हैं ना। और ये इन्फॉर्मेटिव है थोड़ा सा। जैसे 101वां संविधान संशोधन हुआ था, है ना, 1 जुलाई 2017 से इसको लागू कर दिया गया था भारत में। ठीक है, तो इस प्रकार से भी आप इसको
देख सकते हैं, लिख सकते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी से आप क्या समझते हैं, यानी कि देखिए ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के कर शामिल होते हैं, और इसको 101वें संविधान संशोधन के द्वारा 1 जुलाई 2017 से इसको भारत में लागू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है? क्वेश्चन नंबर थर्ड में है शुद्ध अंतर्वाह की अवधारणा क्या है ना। फिर से रिपीट करता हूँ, शुद्ध अंतर्वाह की अवधारणा क्या है। देखिए इसमें ये जो लिखा है, जैसे एक वित्त वर्ष में आया कुल विदेशी निवेश पूंजी जो होती है ना, और शुद्ध अंतर्वाह है ना इज इक्वल है ना कुल अंतर्वाह जो होता है ना, उसके बाद माइनस अंतर्वाह जो होता है ना। तो ये थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का जो है वो थोड़ा सा एल्गोरिथम टाइप का ये है, तो आपको इस टाइप से इसको याद ही करना होगा सीधे सीधे, बट मैंने इसका आंसर आपको दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? हरित लेखांकन से क्या तात्पर्य है? हरित लेखांकन से क्या तात्पर्य है? देखिए राष्ट्रीय आय आकलन की नवीन अवधारणा है ना, और राष्ट्रीय आय आकलन की नवीन अवधारणा मतलब न्यू थ्योरी है ये, और न्यू थ्योरी में ये है क्या, इसमें है क्या, इसमें है देखिए इसमें पारिस्थितिकी और जैव विविधता का आकलन किया जाता है। ठीक है, तो जो हरित लेखांकन जो है इसमें होता क्या है, इसमें पारिस्थितिकी और जैव विविधता का आकलन किया जाता है ना, और इसको विश्व बैंक द्वारा 1995 में इसको शुरू किया गया था है ना। तो आप समझ सकते हैं जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको क्वेश्चंस में भी डिफाइन किया है, जैव विविधता होती क्या है, पारिस्थितिकी क्या होती है, ये भी मैंने आपको डिफाइन करके बताया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कौन से देश ब्रिक्स के सदस्य हैं। तो ये कितना इजी क्वेश्चन है यार, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं आपको। कम से कम देखिए 15 क्वेश्चंस हैं, है ना। 15 क्वेश्चंस आते हैं और 3-3 नंबर के 15 क्वेश्चंस आते हैं। 15 क्वेश्चंस में आप यकीन मानिए कम से कम ज़्यादा नहीं तो 8 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं, 8 से 9 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ईजी होते हैं, वो आप आसानी से 1 या 2 लाइन में लिख सकते हैं। और 8 से 9 क्वेश्चन भी आप आराम से सही कर देते हैं तो आपका वेटेज काफ़ी अच्छा जाने वाला है ना। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं फिर। कौन से देश ब्रिक्स के सदस्य हैं? आपको पता ही होगा इसमें, है ना। ब्रिक्स, देखिए ब्रिक्स लिखा ही जाता है BRICS, है ना, ब्रिक्स। और ब्रिक्स यदि हम इसके, है ना, ये कॉन्सोनेंट्स वगैरह इनको हम देखें तो B फॉर, है ना, ब्राज़ील, R फॉर रशिया, है ना, और I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर, है ना, साउथ अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, है ना। तो इस प्रकार से इसको शामिल किया गया है ना। तो है ना, तो ये सारे के सारे देश इसमें हैं ना। आपको पता होगा 2009 में दक्षिण अफ्रीका को शामिल किया गया था। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के क्या उद्देश्य हैं? इसका मोटिव पूछा गया है ना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है इसका मोटिव क्या है, यानी कि इसका उद्देश्य क्या है, आपसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए उद्देश्य क्या है। देखिए आपको पता होगा 2015 से इसको लागू किया गया था, और इसका उद्देश्य जो है मुद्रा योजना का, जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जो उद्देश्य है वो है लघु एवं कुटीर उद्योगों को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध करवाना, है ना। यानी कि उनको एक तरह से सरकार की तरफ से, यानी कि बैंकों से लोन देना सस्ती दरों पर, है ना, और आसान शर्तों पर उनको लोन एक तरह से प्रोवाइड करवा देना, है ना। ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का मुख्य उद्देश्य था। और है ना, इसमें क्या है, जैसे जिसमें शिशु, किशोर, तरुण, है ना, ये सारे के सारे लोग इसमें शामिल हैं, है ना। इस टाइप के लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और क्या है, देखिए आपको पता ही होगा इसका उद्देश्य जो है ना, स्वयं रोजगार के लिए आसानी से लोन देना होता है ना। छोटे उद्यमों के लिए, छोटी इंडस्ट्री जो होती है, स्मॉल एंड एंटरप्राइजेज जो होती हैं ना, उनके लिए, है ना, सस्ती किस्तों पर एक तरह से लोन उपलब्ध कराना। देखिए अगर आप भी कारोबार शुरू करना चाहते हैं, शुरू करने की सोच रहे हैं ना, तो और इसके लिए पूंजी की समस्या से गुजर रहे हैं ना, तो इसका जो पूंजी की समस्या का सामना कर रहे हैं जो लोग, है ना, तो केंद्र सरकार क्या करेगी, है ना। केंद्र सरकार की इस पहल से, है ना, आप अपने सपने को साकार कर सकते हो, और प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना जो है ना, उससे आप लोन ले सकते हो। आपको पता होगा इसको 2015 से शुरू कर दिया गया था, 1 अप्रैल 2015 से, ठीक है। चलते हैं आगे। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? खाद्य सुरक्षा की अवधारणा क्या है? अब देखो ये क्वेश्चन भी सिंपल है,
आपसे बिल्कुल सबसे ही बन जाएगा। अगर आपने थोड़ा सा सिलेबस भी पढ़ा है मेंस का तो आपसे ईजिली ये बन जाएगा। खाद्य सुरक्षा होती क्या है? देखो, जीवन जीने के अधिकार को मजबूती देने हेतु एक नया कदम है ना, एक कदम जिसमें जनसंख्या को निम्न दरों पर खाद्य उपलब्ध कराना है। ये तो मैंने आपको ऐसे लिख के आपको बता दिया है, ठीक है। आंसर आप इस प्रकार से शुरू कर सकते हो और आप अपना ऐसे ख़त्म कर सकते हो। आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, इसमें मार्क्स मिलेंगे क्योंकि आपने सही लिखा है, ठीक है। क्योंकि खाद्य सुरक्षा की अवधारणा जो है वो यही है, ठीक है। यानी कि जो जो आर्थिक और सामाजिक रूप से जो लोग पिछड़े हुए हैं, जो गरीब हैं, ठीक है, उनको है ना, उस जनसंख्या को निम्न दरों पर खाद्य उपलब्ध कराना ही इसकी अवधारणा है, इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। आपको पता होगा, देखिए, व्यक्ति के मूलभूत अधिकार को परिभाषित करती है ये, है ना। जो खाद्य सुरक्षा की अवधारणा जो है व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों को परिभाषित करती है ना। इसमें भी देखो, अपने जीवन के लिए हर किसी को निर्धारित पोषक तत्वों से परिपूर्ण भोजन की ज़रूरत होती है, आपको पता होगा, है ना। और हर किसी तक खाद्य सुरक्षा की जो पहुंच जो है ना, उसको भरपूर मात्रा में पोषक तत्व वाला ऐसा खाद्य पदार्थ जो है वो है ना, उन तक उपलब्ध करवाना, उन तक पहुंचाना, ये मेन उसकी अवधारणा है, ठीक है। ओके, तो चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, विकेंद्रीकरण योजना से आप क्या समझते हैं? विकेंद्रीकरण योजनाएं क्या होती हैं, है ना। देखिए, आपको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट हुआ था 73वां और 74वां, ठीक है, ये दो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुए थे वो विकेंद्रीकरण से ही संबंधित हैं, आपको पता होगा। देखिए, नियोजन की एक ऐसी प्रक्रिया, इसमें जो लिखा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नियोजन की एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जमीनी स्तर से कार्यों का संचालन होता है ना, यानी कि करना है, एक ही बात होती है। कहने का तात्पर्य यह है, अगर आप किसी काम की शुरुआत कर रहे हैं, उस काम की शुरुआत निचले स्तर से होना चाहिए, ना कि ऊपरी स्तर से, है ना। उसी को हम बोलते हैं विकेंद्रीकरण, है ना। विकेंद्रीकरण के अंतर्गत केंद्रीय सत्ता जो होती है वो अपनी कुछ शक्तियां जो होती हैं वो स्थानीय अधिकारियों को प्रदान कर देती है ना। और ये किस फिलोसफी पर डिपेंड है? ये गांधी फिलोसफी पर डिपेंड है। आपको पता होगा, गांधी जी जो हैं उन्होंने ग्रामीण भारत का सपना उन्होंने देखा था और ग्रामीण भारत में भी पंचायतों को उन्होंने काफ़ी राइट्स देने की बात कही थी, है ना। और जो हम 73 और 74वां संविधान संशोधन हमने जो किया था, है ना, उसमें हमने पंचायतों को ही हमने एक तरह से लीगलाइज कर दिया है ना, उनको अधिकार दिए गए। हालांकि वो उनके पास अभी भी इतने अधिकार नहीं है कि वो अपने आप का ठीक से सशक्तिकरण कर पाएँ, वो एक अलग बात है, लेकिन मोटिव तो उसका यही था, है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं विकेंद्रीकरण। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, रोजगार की गुणवत्ता क्या है? देखिए, रोजगार की गुणवत्ता क्या होनी चाहिए? आप अपने मन से सोचिए, थोड़ा सा व्यवहारिकता के साथ सोचिए थोड़ा सा। आप कोई जॉब लेना चाहते हैं, आप कोई जॉब करना चाहते हैं, तो आपकी जॉब कैसी होनी चाहिए? नॉर्मल सी आपने सोच लिया होगा, जॉब कैसी होनी चाहिए? अच्छी सैलरी मिले, पहली बात, है ना। मतलब इतनी सैलरी तो मिले कि आप अपना जीवन जो है, आप अपनी लाइफ स्टाइल जो है वो थोड़ा सा जी पाओ, है ना। थोड़ा सा आप अच्छा खा पाओ, अच्छा पहन पाओ, अच्छा रह पाओ, है ना, इस टाइप से। और क्या, और भी सोचा होगा आपने, टाइम ज़्यादा नहीं हो, है ना, सेपरेट टाइम हो, मतलब निश्चित घंटे होने चाहिए। और क्या है? और ये है कि भाई जब रिटायरमेंट हो जॉब से, है ना, तो एक भविष्य निधि जो है ना, भविष्य निधि विकल्प जो है ना, वो भी हमारे पास एक तरह से रहनी चाहिए, क्योंकि आगे चल के जब हम रिटायर हो जाएंगे तो कुछ पैसा इतना हमें जॉब से मिलता रहे जिससे हमारी एक तरह से जीवन की जो प्रक्रिया है वो हमारी चलती रहे, है ना। यही तो है रोजगार की जो गुणवत्ता होती है वो यही तो होती है। मतलब रोजगार यानी कि एक रोजगार होना कैसा चाहिए? रोजगार ऐसा ही तो होना चाहिए, एक अच्छी सैलरी भी हो, निश्चित घंटे हों उसके, ठीक है, और भविष्य के लिए हमारे लिए कुछ सिक्योरिटी हो, है ना। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था थोड़ा सा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? देखिए, आप अगर करंट से थोड़ा सा डेली आप परिचित होते हैं तो आप इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। कुछ क्वेश्चंस करंट से रिलेटेड होते हैं, जैसे ये डीबीटी के बारे में पूछ लिया गया है ना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, डीबीटी। ऐसे भी पूछा जा सकता था, डीबीटी स्कीम का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो आप शायद कन्फ्यूज हो जाते, या फिर जिसको पता है वो कन्फ्यूज नहीं होता, है ना। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी कि डीबीटी
का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है ना। देखिए आपको पता होगा 2013 से इसको लागू किया गया था और इसका उद्देश्य जो है वो क्या है ना। इसका उद्देश्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायकी क्या होती है, सब्सिडी होती है ना। तो आप ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना, सहायकी क्या होती है, सहायकी यानी कि सब्सिडी है ना। सब्सिडी को सीधे हितग्राही तक पहुंचाना। हितग्राही कौन होता है, जो उस योजना का जो लाभ लेता है, जो लाभार्थी होता है, उसी को तो हम हितग्राही बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एलपीजी गैस कनेक्शन ले लिया और आप बीपीएल में आते हैं, ठीक है, तो और आप बीपीएल में आते हैं तो फिर तो आपको ऐसे कुछ सब्सिडी के आधार पर आपको काफ़ी कम कॉस्ट में मिल जाता है। अगर आप वैसे भी थोड़ा सा आप अगर उससे ऊपर के भी हैं तो आपको सब्सिडी एक तरह से उसमें मिलती है ना। और ये बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, बहुत सारी योजनाएं जो होती हैं उसमें सब्सिडी जो मिलती है। अब जो सब्सिडी का जो पैसा है, जो लाभ है, वो कैसे पहुँचेगा आप तक, वो पहुँचेगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए, इसको मजबूती देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, आपको पता होगा 2014 में गवर्नमेंट ने जनधन खाते जो है ना, अकाउंट्स जो हैं वो ओपन करवाए थे। वो क्यों करवाए थे, वो इसलिए करवाए थे ताकि जो लोग हैं, जो लाभार्थी हैं, जो हितग्राही हैं, उन तक जो कोई भी स्कीम अगर फ्यूचर में आती है तो सरकार उनके अकाउंट में सीधा ट्रांसफ़र यानी कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र वो कर पाए उनके सीधे अकाउंट्स में। इससे पहले तो अकाउंट्स भी नहीं होते थे गवर्नमेंट के पास, तो किसी के पास लाभ पहुंच पाता था, किसी के पास नहीं पहुंच पाता था। तो इस टाइप से है ना। तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का सीधा मुख्य उद्देश्य क्या था, वो यही था, यानी कि जो भी भविष्य में जो भी योजनाएं बनेंगी, जो भी प्लानिंग्स बनेंगी, उनका जो भी फ़ायदा रहेगा उसको सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से सीधा उन तक पहुंचा दिया जाए, उनके अकाउंट्स में पहुंचा दिया, है ना। सो दैट्स ऑल, आई होप क्लियर है ना। अब चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखिए, वे प्रमुख अवयव क्या हैं जिन पर मानव विकास सूचकांक आधारित होता है। देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है ना तो भाई मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, है ना। क्या है, वे प्रमुख अवयव कौन कौन से हैं जिन पर मानव विकास सूचकांक आधारित होता है। मानव विकास सूचकांक यानी कि SDI जो होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, है ना, इसी को तो बोलते हैं, है ना। इसमें हम 3 पैरामीटर देखते हैं। सबसे पहले हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, है ना। दूसरा एजुकेशन, है ना, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी ऐसे पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल, है ना, और उसका कोई लेवल ही नहीं है एजुकेशन का, ठीक है। तीसरा क्या है, जीवन स्तर, है ना। जीवन स्तर यानी कि लाइवलीहुड जो है, यानी कि जीवन स्तर क्या है, मतलब कैसा है जीवन स्तर, है ना। तो ये 3 पैरामीटर जो है ना, वो मानव विकास सूचकांक के 3 अवयव ये माने जाते हैं, है ना। आपको पता होगा 2018 की जो SDI की रैंकिंग है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो रैंकिंग है, उसमें हमारा 130वां स्थान आया था, है ना। और आई थिंक 2019 में शायद 129वां आया था, है ना, 189 देशों में। समझ रहे हो आप, मतलब हम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर इन तीनों में काफ़ी पिछड़े हुए हैं, तभी तो हमारा 189 में से 130 129वां नंबर आ रहा है। कितने पीछे हैं हम, समझ रहे हो ना, है ना। तो इसमें सबसे अच्छी रैंक वाली कौन कौन सी कंट्री होती है, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस टाइप के जो नंबर होते हैं उन कंट्रीज़ को काफ़ी अच्छा माना जाता है। जैसे स्वीडन, नॉर्वे, है ना, फिनलैंड वगैरह, ये सारे जो कंट्रीज़ हैं इनका अच्छा स्तर है और अच्छा इनकी मार्किंग, इनका नंबर काफ़ी अच्छा आता है, ठीक है। तो इस टाइप की ये चीज़ें हैं, ठीक है। ओके गाइस, चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, क्षेत्रीय असंतुलन के 3 कारण। क्षेत्रीय असंतुलन क्यों होता है, रीजनल डिसबैलेंस जो होता है वो क्यों हो जाता है, ठीक है। देखिए क्षेत्रीय असंतुलन क्यों होगा, भौगोलिक स्थिति हो सकती है, आधारिक संरचना हो सकती है, निजी परिस्थितियां हो सकती हैं, ऐसे कई कारण हो सकते हैं। लेकिन ये मैंने मोटे मोटे पॉइंट्स आपको यहाँ पर डिफाइन करके बताएं। इन्हीं पॉइंट्स में काफ़ी सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। जैसे आधारिक संरचना में क्या है, खाने पीने की प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम्स, इंटरनेट की प्रॉब्लम्स, एजुकेशन की, हेल्थ फैसिलिटीज़, ये सारी की सारी आधारिक संरचना में आ जाती हैं, ठीक है। भौगोलिक स्थिति, वहाँ पर सूखा पड़ता हो, वहाँ पर बारिश ज़्यादा आती हो, यानी कि बाढ़ आती हो, है ना, वहाँ पर भूकंप ज़्यादा आता हो, या फिर कोई ड्रॉट एरिया हो, जैसे राजस्थान का जैसलमेर जैसी एरिया, है ना, ऐसे भौगोलिक स्थिति भी हो सकती है। निजी परिस्थितियाँ, आपसी झगड़े हो सकते हैं, जाति के आधार पर ज़्यादा दंगे होते हों, धर्म के आधार पर ज़्यादा दंगे होते हों, या आपसी झगड़े होते हों, ऐसे निजी परिस्थितियाँ भी हो सकती हैं, है ना, काफ़ी सारे कारण। तो ये मैंने मोटे मोटे जो रीजन बताएं ये बड़े वाले रीजन हैं, और इन्हीं में छोटे मोटे सारे के सारे रीजन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो क्षेत्रीय असंतुलन के 3 कारण आप ये बड़े बड़े लिख सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, भारत में निम्न लिंगानुपात के कारण क्या है। देखिए, रूढ़िवादिता, जागरूकता का अभाव, शिक्षा में कमी, समाज का नकारात्मक प्रभाव, ऐसे कई सारे रीजन हैं जो लिंगानुपात को नीचे ले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्न औद्योगिकरण के कोई 2 कारण लिखिए। निम्न औद्योगिकरण क्यों हो रहा है ना। देखिए, इसके ऐतिहासिक कारण भी है, पहले से ही पिछड़ा है, भौगोलिक कारण भी है, सरकार का रवैया भी हो सकता है, केंद्र का सहयोग ठीक से ना हो पाए, और भी ऐसे कई सारे कारण हैं ना जो औद्योगिकरण को एक तरह से नीचे ले जाने में, है ना, निम्न औद्योगिकरण को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार से सारा का सारा, तो गाइज इस प्रकार से मैंने 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।